कानी बहू। किशोरी लाल जी के बेटे राघव की शादी की बात जगह जगह चल रही थी, लेकिन किशोरी लाल जी को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। और उसकी एक ही वजह थी, किशोरी लाल जी का लालची होना। उनको लड़की वालों से मोटा दहेज चाहिए था और इसी चक्कर में एक दिन वो एक बहुत पैसे वाले के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंचे। उस आदमी का नाम था ओम प्रकाश। देखिए किशोरी लाल जी, मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी संपत्ति जायदाद सब कुछ मेरी बेटी नैना का ही है। पापा, नाम से लगता है बहुत खूबसूरत होगी। कितना अच्छा नाम है ना, नैना। ओ, वैसे बात तो सही है आपकी। अब इतना पैसा है, जमीन जायदाद है, इकलौती बेटी, आप भी क्या करेंगे? सब कुछ उसे ही देंगे ना। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। बस बेटी की शादी और सारी जायदाद उसके नाम। पापा, बिना देखे हाँ कर दीजिए ना। इतना अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा? माला माल हो जाएंगे हम। मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आपकी बेटी का नाम नैना है, सुनकर ही लगता है बहुत सुंदर होगी। रहने दीजिए अंकल, मैं तो आपकी बेटी के नाम से इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना देखे शादी करने को तैयार हूँ। अब तो मैं उसका चेहरा सीधे शादी के बाद ही देखूंगा। और इस तरह राघव नैना का चेहरा नहीं देखता और उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद अपनी सुहाग रात पर जब राघव नैना का घूंघट उठाकर देखता है तो नैना की आंखें बंद थी। कितनी खूबसूरत हो तुम नैना, जरा अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो तो सही। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे, मैंने तुम्हें शादी से पहले भी नहीं देखा, और अब अगर तुम आंखें खोलकर मुझे देखोगी भी नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा? इससे पहले कि नैना अपनी आंखें खोलकर राघव की तरफ देखती, अचानक से लाइट चली गई और राघव नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया। अगली सुबह नैना राघव के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आई। अरे ये क्या, आधा पराठा सेका हुआ है और आधा बिल्कुल कच्चा। ये तुमने क्या किया नैना? बहू, तुमने क्या आधा पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था, जो आधा सेका है और आधा कच्चा? मुझे जितना दिखेगा उतना ही तो सीखूंगी ना पापा जी। जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहा था वहाँ मैंने सीख लिया, जहाँ जहाँ नहीं दिखा वहाँ कच्चा रह गया होगा। इसका क्या मतलब है? ये कैसा मजाक कर रही है तुम? अरे बहू, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों लगाया हुआ है? देखो, हमारे घर में बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है, और फिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो। देखो, ये घूंघट डालकर रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ नैना, पापा जी ठीक कह रहे हैं, तुम तो आराम से रहो, अपना ही घर समझो। नैना अचानक से अपना घूंघट उठा लेती है। अरे ये क्या पापा, नैना की तो एक आंख फूटी हुई है। नाम से नैना, लेकिन ये तो कानी बहू निकली। मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा। बिना दिखाए अपनी कानी लड़की मेरे संग ब्याह दी। मुझे कानी बीवी नहीं चाहिए। मुझे अभी ओम प्रकाश जी से बात करनी पड़ेगी। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? अरे, आप लोगों ने ही तो पापा से कहा था कि आप लोग शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते। अब मेरे पापा पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अरे लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए था ना कि तुम कानी हो, एक आंख से तुम्हें दिखाई नहीं देता। किशोरी लाल और राघव नाराज होकर ओम प्रकाश को अपने घर बुलाते हैं। पापा जी, ये आपने क्या किया? शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि नैना की आंखों में परेशानी है? अरे, आप ही ने तो लड़की देखने से मना कर दिया था। और लेकिन आप बता तो सकते थे। आपको तो हमारी बेटी की प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो भी पूरी की पूरी। अब क्या हुआ अगर उसे आधा दिखाई देता है? प्रॉपर्टी तो आपको पूरी मिल गई ना। अरे ये क्या बात हुई? मेरी शादी प्रॉपर्टी से नहीं, आपकी बेटी से हुई है। अब ये तो पहले सोचना चाहिए था। तब तो मेरी प्रॉपर्टी देखकर तुम्हारी जुबान लप लपा रही थी। लेकिन मैं कानी लड़की को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता। पापा, कुछ करिए ना आप। हाँ, करता हूँ। देखिए ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम देखो, अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना, तो जो भी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो पूरी की पूरी वापस ले ही लूंगा, और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी भी लूंगा। अरे
मेरी आधी प्रॉपर्टी भला क्यों लेंगे आप? इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आधा नजर आता है और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आधी जायदाद पर ही पड़ी है। अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना। और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर रखे तो? तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी और जो मैंने तुम्हें दिया है ना उसमें से बस मैं आधा लेकर जाऊंगा। अरे लेकिन अब आप अपनी दी हुई प्रॉपर्टी में से आधी वापस क्यों लेकर जाएंगे? अगर मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर रखने को तैयार हूं तो? इसलिए ताकि भविष्य में अगर तुम मेरी बेटी को धोखा दो तो उसके पास कुछ तो रहे जो पति का हो। वैसे मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने पति की कोई निशानी तो उसके पास होनी चाहिए ना। अब अगर तुमने मेरी बेटी को कानी कहा तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी कानी ही मिलेगी, पूरी नहीं। जमाए राजा। किशोरी लाल और राघव समझ चुके थे कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और अब उनके पास वहां से निकलने का कोई चारा नहीं है। अब समझ में आया ना, लालच बुरी बला होती है। एक तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, ऊपर से बीवी मिली, उसमें तुम्हें नखरे भी दिखाने हैं। आए बड़े, चुपचाप बैठो दोनों। कुछ दिनों के बाद नैना राघव की कार लेकर बाजार घूमने निकलती है और जब कार लेकर वापस आती है, ये क्या? एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है। लगता है तुमने मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया है। अरे अरे, कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू। वो क्या है ना पापा जी, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी। मुझे तो सिर्फ आधा ही दिखाई दिया और वो गाड़ी मेरी कार से रगड़ते हुए निकल गई। अब मैं क्या करूं बताओ? आप इसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा? तुम्हारे पापा। तुमने मुझसे इस तरह से बात की? अभी रुको। नैना राघव की शिकायत ओम प्रकाश को कर देती है। देखो राघव, अब जो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास थी ना उसमें से आधी और मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डांटा। अरे नहीं नहीं पापा जी, गलती हो गई, माफ कर दो। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अगली बार मेरी बेटी को डांटा तो बची हुई आधी में से आधी और ले जाऊंगा। लालच के चक्कर में हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। एक तो तुम्हें कानी बहू मिली और ऊपर से जो माल मिला वो भी काना। इस तरह राघव की हर एक गलती पर ओम प्रकाश उसकी प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया और राघव को कानी बीवी से काम चलाना पड़ा। भाई लालच वाकई में बुरी बला है। कहानी है रामपुर गांव की, जहां के मर्द महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते। अरे अभी तक खाना नहीं आया, क्या मुझे एक और शादी करने की जरूरत है? नहीं जी नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। खाना लेकर मैं अभी आई जी। गांव की पंचायत में भी फैसले हमेशा औरतों के खिलाफ ही रहते। मैं जो फैसला सुनाता हूँ वो भगवान की आज्ञा होती है। इस लड़के ने अपने मन से शादी करके अच्छा नहीं किया। लड़के को घर भेज दो और इसकी शादी इसकी जाति की किसी लड़के से करवा दो, लेकिन ये लड़के, इसे तो गांव के बाहर निकाल दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मासूम है, इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अरे कहाँ जाएगी ये बेचारी? कहाँ जाएगी? इतनी चिंता है तो पूरे परिवार का गांव निकाला कर देते हैं। बेचारे पूरे बसे बसाए परिवार को गांव छोड़ना पड़ता है। चाहे जो हो, अगर बेटियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ औरतों को दब कर रहना होगा। कोई भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर की मर्जी से ही होगा। तभी गांव का एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है। सरपंच साहब, जमींदार साहब, वो कालिया है ना, उसकी बेटी पढ़ने के लिए शहर जा रही है। अच्छा, ये कब हो गया? और कालिया की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की? लेकर आओ उसे और उसकी बेटी को। बस फिर क्या था, हाजिर हो जाते हैं कालिया और उसकी बेटी सरपंच के सामने। अरे कालिया, ये क्या सुनने में आ रहा है? बेटी को इंजीनियर बना रहा है तू? और ये बता, गांव में तो स्कूल नहीं है, फिर कहां से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी? राधा, जो कि कालिया की बेटी है, उसे लगता है
कि सरपंच उसकी तारीफ कर रहे हैं। सरपंच जी, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, डिस्टेंस लर्निंग से। सभी में मैंने अच्छे नंबर पाए हैं, जिसे देखते हुए शहर की इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिली है। वाह जी वाह, क्या होती है ये? पहले तो ये बताओ, फिर आगे की बात करते हैं। पूरा गांव राधा की बात सुन रहा था और राधा बोलती जा रही थी। तो ऐसे मैं फ्री में एक अच्छी शिक्षा लेकर गांव में जो कुछ परेशानियां हैं, जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी समस्याओं के लिए काम करूंगी। मैं गांव को शहर से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण करवाने का प्रस्ताव रखूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमारा गांव भी तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। राधा की बात सुनकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुप रह नादान लड़की, गांव के खिलाफ जाने के लिए तुझे गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, वो भी पूरे परिवार के साथ। और हाँ, अगर ठीक से गांव में रहना चाहती है तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। हम तेरे लिए गांव का कोई होनहार लड़का देखेंगे। तभी गांव का एक आदमी बोल पड़ता है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, राधा बिटिया जो बता रही है, अगर वैसा हो जाए तो हम लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, और ना ही कोसों दूर पानी के लिए भटकना पड़ेगा। हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे, ना कि हमारी तरह खेती करते बैठेंगे। क्यों गांव वालों, राधा बिटिया का साथ देना चाहिए ना। सरपंच देखता है कि गांव राधा के साथ है तो वो चुप हो जाता है। वो घर आकर अपने सलाहकार से बात करता है, जो बहुत ही चालाक किस्म का इंसान होता है। अरे सरपंच साहब, आपको बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। एक बार गांव तरक्की कर गया, यहाँ के बालक पढ़ लिए तो कोई ना पूछेगा आपको। और फिर ये जो बेटा और बेटी है ना आपके, इनको भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा। हाँ, लेकिन करे तो क्या करे? वो ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मैं जैसा बोलूं करते जाइए। अगले रोज सुबह जब गांव वाले सोकर उठते हैं तो राधा के घर के बाहर और साथ ही वो लोग जिन्होंने राधा का सपोर्ट किया था, उनके घर के आगे लाल रंग से कल आऊंगी लिखा होता है। कल आऊंगी, ये क्या होता है? अरे यह तो खून से लिखा है, लगता है कोई भूत प्रेत या चुड़ैल का साया है। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। सभी सरपंच के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। अरे ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। चलो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, उन्हें बुला लेता हूँ। सरपंच बाबा को लेकर गांव के घर के बाहर जाता है। ओहो, तो ये वो चुड़ैल है जो उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो गांव को बदलने का सपना देखते हैं। वो गांव को ऐसे ही संपन्न देखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी यहाँ का कायाकल्प करे। क्या तुम लोगों में से किसी ने गांव को बदलने की सोच रखी है? तभी राधा की माँ रोते रोते आती है। मेरी राधा घर से गायब हो गई है। अरे कोई तो बचाओ, मेरी बच्ची कहाँ गई? ले गई वो चुड़ैल, तेरी बच्ची को ले गई। अब वो उसे श्रापित करके छोड़ेगी, उस पर चुड़ैल का साया हो जाएगा। तभी बुरी सी हालत में राधा भी वहां आ जाती है। उसके बाल चुड़ैल की तरफ फैले होते हैं और कपड़ों में खून लगा होता है। सभी राधा को देखकर डर जाते हैं। माँ, पता नहीं मुझे कौन उठा कर ले गया था। अरे दूर दूर हो जा चुड़ैल, अब हम लोग इस गांव में नहीं रुकेंगे। अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप? कल तो आप मेरे भरोसे गांव का हुलिया बदलने, अपने बच्चों को पढ़ाने और तरक्की उन्नति की बात कर रहे थे, तो आज क्या हो गया आपको? ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी। ये चुड़ैल गांव में आ चुकी है, ऐसे ही ये तुम्हारे घर के बच्चों को भी ले जाएगी। गांव वाले राधा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके माँ बाप रोते रहते हैं, लेकिन गांव वाले नहीं मानते। मैं भी अपनी बहन के साथ गांव के बाहर रहूंगा।
लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। वहीं सरपंच के घर पर सलाहकार कहता है, देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर भी वही शब्द लिखे होते हैं और फिर सरपंच की बीवी कहती है, हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। तभी राधा का भाई वहां आ जाता है। अरे गांव वालों, मैंने सरपंच जी की बेटी को देखा था। वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही थी। अरे क्या मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं सरपंच जी, आप नहीं जानते। वो चुड़ैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी, जैसे राधा के अंदर आ गई थी। तभी सरपंच की बेटी वैसी ही हालत में वहां आती है जैसे राधा आई थी। पापा, पता नहीं कैसे मैं गायब हो गई थी। चुड़ैल, इसके अंदर भी चुड़ैल का साया है, मारो इसे। अरे नहीं नहीं, इसे भी राधा के पास गांव के बाहर ही भेज दो। अरे चुप रहो, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। अरे कैसे बात कर रहे हो सरपंच जी? आप तो बोल रहे थे कि आपका फैसला भगवान का ज्ञान होता है, तो अपने पर बात आई तो अब आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे ना ना ना, आपको अपनी बेटी को त्यागना ही होगा। अरे बुलाओ बाबा को। राधा का भाई बाबा को ले आता है, जिसे अब गांव वालों के डर के कारण सच बोलना पड़ता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो मोची था। ये सलाहकार महोदय ने मुझे कहा था एक्टिंग करने को। अब वो मुझे पैसे देने वाले हैं। अब मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहां राधा आ जाती है। देखा सरपंच जी, जब गांव के बच्चे साक्षर होंगे तो आप जैसे लोगों की चालाकी नहीं चलेगी। सृष्टि बचपन से ही दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन अमीर बाप की बेटी सृष्टि पर उसकी माँ जान छिड़कती। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सबको सृष्टि जैसी बेटी दे। सृष्टि धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन सृष्टि की सहेली कहती है, तू दिखने में कितनी अजीब सी है, लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी। तेरे पापा अमीर जो हैं। और बता नहीं सकते यार, दहेज तो हर कोई देता है, ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए? अरे बड़े शहर में कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की है ना, कौन सी इसकी है? इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता। अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही है ना? किसने कहा? अब तेरी तो तब होगी ना जब तेरा भाई ना हो। वैसे भी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम होती है। सृष्टि समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है, लेकिन कैसे? एक दिन सृष्टि का भाई शीनू कहता है, बहन क्या कर रही है? तुझसे एक बात करनी है। अरे हाँ हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ। बहन, मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए। सृष्टि को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या बात है भाई, बताना कौन है वो? यार वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ जॉब भी करती है। बस एक प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई? यार वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। सृष्टि ये सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है। अरे भाई तो क्या हुआ, लड़की तुझे तो पसंद है ना? शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है। वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है। सृष्टि अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो बहुत चिंता है। पता है शीनू क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है, वो तो काम पर जाता है और वापस घर आता है। नहीं ना माँ, वो यही तो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है। आपको पता है उससे प्यार है, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। ये क्या हो गया?
मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। माँ देखो, मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं क्यों? बोलो। अरे बेटा, वो तो नौकरी करते हैं ना। तू बहुत भोली है माँ। पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन देखो कितनी देर से आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सृष्टि माँ को एक औरत से बात करते पिता की फोटो दिखाती है। देखो माँ, कैसे हैं पापा? मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे। ओ माँ, वो तो डिलीट हो गई। लेकिन चल, तूने तो देख लिया ना। पापा से बाद में बात कर लेना, और हाँ, मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। हाँ माँ। अब क्या था, सृष्टि के माँ और पिता के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सृष्टि के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। एक दिन माँ, सृष्टि के लिए एक लड़का देखा है, वो लोग शाम को उसे देखने आने वाले हैं। और हाँ माँ, एक खुशखबरी, मैं और पापा मिलकर एक नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। शाम को लड़का आता है, सांवले रंग का। सृष्टि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लड़की की माँ कहती है, लड़की का चेहरा तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर मेरे बेटे को आप लोग सेटल कर दें तो मैं उसकी शादी आपकी बेटी से करवा दूं। सृष्टि को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे भाई पर गुस्सा आ जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद कहती है, माँ देखा, शीनू मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया, न दिखाने लायक न सुनने लायक, सेटल भी नहीं, वो भी हम करे। अरे माँ, मैं जानती हूँ ये मेरी शादी किसी भी घर में क्यों करवाना चाहता है। अरे कैसी बात कर रही है बहन, तूने तो देखा ना, लड़के को मैंने ही मना कर दिया तुझसे शादी के लिए। जिसने लड़का बताया था उसने उसकी बहुत तारीफ की थी। बात आई गई हो जाती है, लेकिन सृष्टि का मन शांत नहीं होता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी हो गई तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी शीनू के नाम कर देंगे, मेरे हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं। तभी सृष्टि को आइडिया आता है। वो किसी वकील को फोन करती है। जी देखिए, अगर आपके मम्मी पापा का तलाक हो जाता है तो आपके पिता की आधी प्रॉपर्टी आपकी माँ के नाम हो जाएगी, फिर उसे वो किसी को भी दे सकती है। सृष्टि अब माँ को बेटे के खिलाफ भरती है। माँ, शीनू पर नजर रखा करो, वो जिस लड़की के प्यार में है ना, वो शादीशुदा है। यहाँ आएगी, सारा पैसा, रुपया, जमीन, जायदाद सब हड़प लेगी। पापा का भी हाल तुमसे छुपा नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं और आप एक दिन सड़क पर भीख मांगे। हे भगवान, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा हो गया नहीं माँ, ऐसा ही होगा। अभी समय है, आगे का सोच लो। मैं तो कहती हूँ पापा से आधी प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाओ। पापा की आधी प्रॉपर्टी भी हम लोगों को अगर मिल जाती है ना, तो अगले 7 जन्म सफल समझो। बेचारी माँ बेटी के कहने पर पति से तलाक लेकर अलग हो जाती है। सृष्टि अब पैसों से गाड़ी और अपने दूसरे महंगे शौक पूरे करने लगी। उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तेमाल करते। सृष्टि, कल तुम कहाँ थी? मैं सारा दिन घर पर अकेली थी। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका तो नहीं लिया है ना तुम्हें संभालने का। माँ को सृष्टि से ये उम्मीद नहीं थी। वो बैठकर रोने लगती है। वहीं उसका पति यानी कि सृष्टि के पिता आ जाते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा। तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं रोकता तो तुम रुकती क्या? सृष्टि के कहने पर तुमने मुझ पर अपने बेटे पर शक किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर जीवन में इतना सब खड़ा किया। माँ पति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया। कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो मैं ऐसी 7 प्रॉपर्टी खड़ी कर दूंगा। तभी वहां सृष्टि आ जाती है रोते हुए। माँ, मयंक ने मुझे छोड़ दिया। वो बोल रहा था जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक ही वो मेरे साथ था। पापा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कपड़े धोने वाली बहू। शादी के पहले से ही विभा को कपड़े धोने का बड़ा शौक था। कभी नल के नीचे तो कभी तालाब के पास,
अरे मेरी नीली वाली लुंगी नहीं दिख रही है। विभा की अम्मा, कहाँ रखी है लुंगी? अरे वो तो विभा ने परसों ही धोकर रखी थी आपकी अलमारी में, देखो वहीं होगी। वो ना मैंने आज धो दी, मुझे लगा कि गंदी हो गई होगी। अरे कैसे गंदी हो गई थी, उसे तो मैंने पहना भी नहीं। हे भगवान, इस लड़की के कपड़े धोने की आदत से परेशान हो गया हूँ मैं। जितना तो घर में राशन नहीं आता, उससे कहीं ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा है। इसकी शादी करवा दो, शादी। जाए अपने घर में ही करे काम, फिर चाहे घर के कपड़े धोने हो या पूरे गांव के। हाँ ठीक बोल रही हो, देखता हूँ मैं कोई लड़का। वो दिन भी आ जाता है जब विभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़की मुझे अच्छी लगी। होने वाली सास कहती है, बेटी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मीली है, जो बोल दो वो मान लेती है, इसे क्या पूछना होगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे इन लोगों के घर रहना है, सवाल तो कई है। हाँ हाँ बेटा, पूछ लो ना, क्या पूछना है। आप लोगों के घर कपड़े कौन धोता है? सास का मुंह बन जाता है। देखो, अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो सुन लो, कपड़े मैं ही धोती हूँ, लेकिन तुम्हारे आ जाने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोऊंगी। अरे चुप रहना भाग्यवान, बहू बेचारी घर आई नहीं, उसे डराना शुरू कर दिया। वो क्या है ना बिटिया, अभी तक तो ये कल्लू की माँ ही धोती थी, लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहेज में वॉशिंग मशीन देंगे ही। तभी विभा की माँ बोल पड़ती है, सवाल भी पूछा तो क्या। वैसे भाई साहब, मशीन की तो फिर भी कपड़े धोने की कैपेसिटी होती है। मतलब जो बिटिया दे रहे हैं ना विभा, इसे कपड़े धोने का बहुत शौक है। ये आप लोगों के क्या, आस पड़ोस गांव मोहल्ले सबके कपड़े धो दे और उफ तक ना करे। बाहर देखा नहीं आपने कितने कपड़े सूख रहे हैं, सब हमारी बिटिया ने ही तो धोए हैं। बस भी करो ना माँ, शर्म आ रही इतनी तारीफ सुनकर। और तो और एक दाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाओ। हाँ अच्छा, माफ करना बेटा, मैंने गलत समझा, हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। और ऐसे जुड़ जाता है रिश्ता कपड़े धोने का शौक रखने वाली विभा का। उसकी शादी हो जाती है कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले कल्लू के साथ। शादी के बाद अचानक विभा चिल्लाती हुई सास के पास आती है। सासू माँ, अरे सासू माँ कहाँ है आप? ये तो धोखा है, धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। इसे ससुर के चक्कर के बारे में पता चल गया। अरे तो उसमें तुझे क्यों धोखा मिला है? अरे नल में पानी नहीं आता, कपड़े कैसे कब धुलेंगे? अच्छा, तू पानी नहीं आ रहा उसकी बात कर रही है। तो आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। अच्छा हाँ, तेरी माँ ने कहा था कि कपड़े धोने का शौक है तुझे, याद आया मुझे। शौक बोलकर कपड़े धोने वाले मेरे जुनून को कम ना आके सासू माँ, कपड़ा धोना मेरा गुरूर है। तभी पति भी वहाँ आ जाता है। अभी मैंने इसे सनी देओल की फिल्म दिखाई है, उसी के डायलॉग मार रही है माँ। अच्छा सुन, साफ साफ बता रही हूँ, पानी सुबह 4 से 6 और शाम को 10 से 12 आता है, समझी? विभा टाइमिंग सुनकर हैरान हो जाती है। ये क्या भूतों का मोहल्ला है? सुबह 4 बजे उठकर कौन कपड़े धोता है? 4 बजे टंकी में पानी जाता है, फिर सारा दिन धोना ना, किसने मना किया? अरे कैसी बात कर रही हैं? 200 लीटर की टंकी में कितने कपड़े धो लूंगी मैं? सुबह ही उठ जाऊंगी मैं। अब क्या था, विभा सुबह 4 से लेकर रात के 12 बजे तक कपड़े ही धोती रहती। एक रोज सास पड़ोस से निकलकर कहीं जा रही होती है कि साथ वाली कहती है, हाँ कल्लू की माँ, जरा ये बताओ कि 2 साड़ी है, 2 ब्लाउज और एक पेटीकोट और एक नाड़े वाला लंबा कच्छा। हाँ तो? अरे तो क्या, कितना लोगी धुलाई ये बताओ। धोबन दिख रहे हैं हम क्या? हमारे पति सरकारी नौकरी से अभी रिटायर हुए हैं और बेटा सुपरवाइजर है कोयला फैक्ट्री में। धोबन समझ रखा है हमें? हाय रे कल्लू की अम्मा, माफ कर दो, वो तो मोहल्ले में यही सब बता रहे थे कि तुमने बहू को कपड़ा धुलवाने के काम में लगा दिया है। सास को पड़ोसन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो घर पहुंचती है जहां घर के बाहर ही इतने सारे कपड़े सूख रहे होते हैं जितने कि किसी धोबन के घर पर। अरे ओ कल्लू की दुल्हन, बाहर निकल। माँ जी यहीं आ जाओ, बाथरूम में चादर धो रहे हैं हम। अरे अभी हम धोते हैं, तुमको बाहर निकलो। ये आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि हम बहू से कपड़े धुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिए हैं। अरे छोड़ो ना माँ जी, किन लोगों की बातों में आती हो? आस पास के लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी तरह सास बहू को लड़ा दे। बहू सारे घर के कपड़े धोती है, ये क्या कम है? बोलिए। सास को भी लग जाता है कि वो बहू का ये सनकीपन नहीं छुड़वा सकती, इससे अच्छा है कि खुद ही चुप हो जाए। एक रोज सास और बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की साड़ी वहाँ खड़ी भीख मांगने वाली से मिलती है। माँ जी क्या बात है, आपकी साड़ी उस भिखारन से कितनी मिल रही है ना? हाँ देखो तो दोनों की साड़ी मिल रही है। क्या बात है कल्लू की अम्मा,
तुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो और ऐसी सिंपल सी प्लेन साड़ी पहनकर घूमती हो। सिंपल और प्लेन नहीं है ये साड़ी। तो क्या सोने के धागे से फूल बने हैं? कुछ भी सासू माँ, कुछ भी। हाँ, बने थे इस साड़ी में सोने के धागे से फूल। मेरे पति लेकर आए थे मद्रास से स्पेशली मेरे लिए 10,000 की। ताहे भाई साहब इस भिखारन के लिए भी सेम टू सेम साड़ी लेकर आए होंगे 10,000 की। सास उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन बहू के साथ घर आती है और अलमारी से एल्बम निकाल कर लाती है। ये साड़ी देख रही है, ये वही साड़ी है जिसे मैंने अभी पहना था। इस साड़ी में ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं ना, ये सोने के धागों से काढ़े गए हैं। लेकिन तू लोकल वॉशिंग मशीन ब्रश से घिस घिस कर सारे फूलों को निकाल कर साड़ी प्लेन कर दी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। और तो और, जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने तो सबके सामने मेरा मजाक ही बना दिया। क्यों? बहू को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़े धोना बंद। रजनी को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। वो हमेशा से ही पेंटर बनना चाहती थी, पर उसके माँ और पिताजी ने उसको कभी भी इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं किया और उसकी शादी नीरव से हो गई। नीरव रजनी को बहुत प्यार करता था, पर रजनी हमेशा चुपचाप ही रहती। वो इस शादी से खुश नहीं थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसे तो हमेशा से पेंटर जो बनना था। अपने इस सपने को वो नहीं पूरा कर पाई, इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी। रजनी, बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी है, कल देखने चले? नहीं जी, कल मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा, तो कोई बात नहीं, संडे को चलते हैं। देखिए, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है। आपको जाना है तो चले जाइए। नीरव को मना करके रजनी वहां से चली जाती है और अपने बैग को खोलकर उसमें बंद पड़े ब्रश और कलर्स को देखकर रोने लगती है। रजनी, चलो ना कहीं बाहर खाने चलते हैं, कुछ तुम्हारी पसंद का। जी, मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रजनी वहां से चली जाती है। नीरव को समझ नहीं आता कि रजनी उससे इतना दूर क्यों रहती है। वो जब भी उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, रजनी कोई ना कोई बहाना बना देती है। एक दिन घर पर कोई नहीं था। रजनी घर का सारा काम जल्दी से खत्म कर लेती है। घर पर अकेले होने के कारण वो सोचती है कि वो आज पेंटिंग करेगी। वो अपने कमरे में जाकर पेंट ब्रशेस और कलर्स निकालकर जैसे ही कलर मिक्स कर रही होती है कि दरवाजे पर बेल बज जाती है। अब कौन आ गया इस वक्त? इतनी मुश्किल से तो मुझे पेंट करने का मौका मिला है। रजनी दरवाजा खोलती है तो उसकी सास अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होती है और सब घर के अंदर आ जाते हैं। अरे बहू, सबको शरबत बनाकर पिला दे, बाहर तो बड़ी गर्मी है। उफ। जी। रजनी पेंट ना कर पाने से उदास हो जाती है। उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि उसने इस शादी के लिए हाँ क्यों कह दी। वो रसोई में जा रही होती है कि उसकी सास उसे रोकती है। बहू, सबके खाने का भी इंतजाम कर लेना, आज का लंच तो ये सब यहीं करेगी। हाँ। रजनी बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। सबके लिए खाना बनाती है। सब खाना खाते हैं और रजनी घड़ी देखती है कि ये सब कब जाएंगे ताकि वो अपनी पेंटिंग कर सके। जब शाम होती है तब सब चले जाते हैं अपने घर। अरे बहू, सब तेरे खाने की तो बहुत तारीफ कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लगा खाना। आपको मुझे सुबह बताना चाहिए था ना कि आपकी सहेलियां आ रही हैं। पता भी है कितना वक्त लगा सारा खाना बनाने में। अरे बहू, तू ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? तो और कैसे बात करूं? मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूं कि इतना काम करूंगी। रजनी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। शाम को जब नीरव आता है तो उसकी माँ उसे पूरी घटना के बारे में बताती है। क्या रजनी ने आपसे इस तरह बात की माँ? हाँ, और पता नहीं उसे क्या हो गया है, शाम से बाहर भी नहीं आई है। मैंने तो कई बार आवाज दी, खाना भी नहीं खाया उसने। तू ही बात करके देख ले बेटा। नीरव अपने कमरे का दरवाजा खटखटाता है। रजनी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। रजनी दरवाजा खोलती है और फिर वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। रजनी, माँ से बात करने का ये क्या तरीका है? मैंने कोई गलत बात नहीं की है। अरे तुम क्यों ऐसे बर्ताव कर रही हो सबके साथ? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? रजनी कुछ नहीं बोलती। अरे बताओ मुझे रजनी, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है?
हाँ, मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी। तुमसे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। रजनी रोने लगती है। चुप हो जाओ रजनी, बताओ मुझे तुम क्यों नहीं करना चाहती थी शादी? रजनी बेड के नीचे से अपने पेंटिंग्स, कलर्स, ब्रश, पेपर्स निकालती है। इतने में उसकी सास भी कमरे में आ जाती है। ये देख रहे हो, ये थे मेरे सपने। मैं पेंटर बनना चाहती थी, पर माँ पापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया और मेरी शादी करवा दी। मेरे सारे सपने टूट गए। हर वक्त बस गुस्सा आता रहता है मुझे। मैं जानती हूँ कि आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। रजनी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों के साथ मैं बहुत बुरा बर्ताव कर रही हूँ। अरे रजनी बेटा, चुप हो जाओ तुम। नीरव पानी लेकर आता है। ये लो पानी पियो और शांत हो जाओ। रजनी पानी पीती है और उसकी सास पेंटिंग्स देख रही होती है। अरे नीरव, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू कलाकार है। अरे कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है, देखो तो। ये वाली तो मैं अपने कमरे में ले जाऊंगी। आपको ये पेंटिंग्स अच्छी लगी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम जब चाहे पेंटिंग कर सकती हो रजनी। हम तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा पूरा साथ देंगे। हाँ बेटा, हम कला की कद्र करते हैं। हम कलाकार तो नहीं, पर मुझे गर्व है कि मेरी बहू एक कलाकार है। कामकाजी बहू। रवीना के 2 बच्चे थे। वो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसके ऑफिस जाने के बाद उसकी सास उसके बच्चों को संभाला करती, लेकिन रवीना को इसकी कोई कदर नहीं थी। एक दिन रवीना अपनी माँ से फोन पर कहती है, मम्मी क्या बताऊं, मेरी सास तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो समझती नहीं है कि मुझे कितना काम करना पड़ता है। एक तो ऑफिस तक का लंबा सफर और फिर 9 घंटे लगातार काम। बैठे बैठे तो मेरी पीठ अकड़ जाती है। खुद तो सारा दिन घर में मजे करती है, जब मन करा सोए, जब मन किया खाए। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अच्छा माँ, मैं बाद में आपको फोन करती हूँ। जी मम्मी जी, कोई काम है क्या आपको? क्या हुआ? रवीना बहू, सारा दिन तो तू ऑफिस के मजे लेती है, लेकिन यहाँ ये बच्चे मुझे आराम भी नहीं करने देते। मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। तो आपको लगता है कि मैं दफ्तर में मौज करती हूँ? आपको क्या समझाऊं, छोड़िए। माँ, काम करना भी जरूरी है। मजबूरी नहीं होती तो मैं खुद ही अपने बच्चों को देख लेती। अब आज तो छुट्टी है ना, आज तो कम से कम घर का काम कर ले। बहू काम शुरू करती है। बच्चे के साथ काम करना उसके लिए असंभव हो जाता है। वो जाकर बच्चा सास को देती है और कहती है, मम्मी जी जरा बच्चा तो पकड़ लीजिए, मैं घर का काम कैसे करूं? जैसे मैं करती हूँ रोज बच्चे के साथ। तुझे बताऊं तो तू सोचती है कि कोई बड़ा काम तो है नहीं, बच्चा तो सोता रहता है। अब देख लिया। खैर, बस मैं यही तुझे समझाना चाहती थी। ला, बच्चा मुझे दे और काम कर। बहू मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वो मन में सोचती है, बात तो सही है, बच्चे के साथ घर का काम करना असंभव है। वो किसी तरह काम करती है और अगले दिन ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में उसकी सहेली उससे कहती है, यार तू तो बड़ी लकी है, तुझे तेरी सास खाना बना कर देती है, बच्चे भी देखती है और तुझे किसी बात की चिंता भी नहीं होने देती। अरे क्या लकी, बदले में मैं उन्हें पूरी कमाई जो दे देती हूँ और अपने बच्चे से दूर रहती हूँ वो अलग। हर किसी को ना दूसरे की प्लेट में ज्यादा घी दिखता है। जा अपना काम कर। अरे फिर भी ये तो है, यहाँ हमारे बच्चे को मैं क्रैश में छोड़ती हूँ, हर पल डर लगा रहता है कि क्या कर रहा होगा। खैर चल, मुझे क्या। बहू घर आती है तो देखती है कि उसकी सास उसके बच्चे को बड़े ही प्यार से खिला रही होती है। वो माँ को देखकर खुश हो जाता है। बहू मन में सोचती है कि बात तो सही है, सासू माँ सारा दिन काम करती है, मैं ऑफिस से आकर भी काम नहीं करती हूँ। वो सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी थक गई आप? और क्या, सारा दिन चक्कर घीनी की तरह पूरे घर में घूमती रहती हूँ और अब उम्र भी नहीं रही। लेकिन चल तू बता, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? बहू कुछ नहीं कहती, मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बहू सास से पहले उठकर उन्हें चाय देती है। अरे
आज सूरज कहाँ से उगा है? तू पहले उठ गई? चल अच्छा किया, मरने से पहले तेरे हाथ की चाय तो पी ली। चलो अब चलकर किचन में लगूं। माँ जी, आपको आज से काम करने की जरूरत नहीं है। काम करने की जरूरत नहीं है मतलब? क्या तू करेगी आज से सारा काम? इतने अच्छे तो हमारे नसीब नहीं है भाई। नहीं माँ जी, मैं नहीं करूँगी, ना ही आप करेंगी, बल्कि ये करेगी। तभी वहाँ एक काम वाली बाई आ जाती है। ये कौन है बहू? माँ जी, ये नौकरानी है और आज से सारा काम यही करेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं नहीं समझ पाई कि आप थक जाती हैं। आज से आप सिर्फ आराम करिए और मुन्ने के साथ खेलिए। और सास बहू बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं।